नमस्कार। जय हिंद। आप सभी प्यारे साथियों का विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर स्वागत है। हम सेकंड ग्रेड एसएसटी इकोनॉमिक्स वरियर बैच को पढ़ रहे थे। बेरोजगारी अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था। मैं आप सभी प्यारे साथियों को ये सूचना दूंगा, स्पेशल कहूंगा, ये बात कहनी नहीं, इतना टाइम हो गया नहीं कि मैंने आज कहूंगा। क्यों? क्योंकि आप जो क्लास को लेकर बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हो और मेरे को इसको लेकर जल्दबाजी नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण है। देखो, मैंने रीट के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी आपको। वहां बेरोजगारी टॉपिक भी करवाया था, गरीबी भी करवाया था, सब चीजें हैं। इसके अलावा बहुत से टॉपिक है जो दोनों के मिलते जुलते हैं। अगर मैं चाहूं तो वैसा आपको पढ़ा सकता हूं, जैसा रीट में पढ़ाया था वैसा पढ़ा सकता हूं। लेकिन मेरे भाई, यहां पर जो एग्जाम है वो है, पहली बात तो सेकंड ग्रेड का। और उसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये सब्जेक्ट है भाई। पीवाई क्यू अगर आप इनके पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया होगा कि ये जो बाजार में स्टैंडर्ड किताबें जो अभी चल रही है, पूरे प्रश्न पीवाई क्यू कवर नहीं हो रहे हैं इससे। इसके लिए हमें ऑथेंटिक बुक जो वो पढ़नी पड़ेगी, प्लस इसके साथ जो साइटें हैं उनका भी एनालाइज करना पड़ेगा। एक क्लास को तैयार करने में मेरे भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो 2 दिन का समय लग जाता है। अगर आप चाहते हो कि हमारे पूरे में से पूरे प्रश्न आए, इकोनॉमिक्स में कटे ना, तो मेरे को कोई मजा नहीं आता। मैं निकाल के 40 मिनट रिकॉर्ड कर सकता हूं, कंटेंट मेरे पास है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक्स्ट्रा मैटर दूं ताकि आपका एक सिंगल प्रश्न भी गलत ना हो। अभी देखो, हमने अभी तक जो आपको पढ़ाया, अब वो आपको, जैसे अगर आपके पास कोई किताबें होंगी आप वो पढ़ ही रहे होंगे। जो किताबें आप जो 90% विद्यार्थी लगभग सेम किताबें फॉलो करते हैं। अब मुझे किताब का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपके पास कौन सी किताब है। आप उसके अंदर एक बार मिलाकर देख लो मेरे भाई, इस बात को मिलाकर देख लो ईमानदारी से कि ये प्रश्न कवर हो रहे हैं क्या। नहीं होंगे, क्योंकि मैंने भी वो किताबें पढ़ी है। क्योंकि एक लेवल की से पढ़ना तो होता है, जैसे सेकंड ग्रेड पढ़ रहे हैं तो इसको इसके लेवल से करवाना होता है। वो किताबें पढ़ी तो मुझे अंदर से खाली खाली लगा कि नहीं यार, मजा आया नहीं। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर जो है प्रश्न कराऊंगा, ये तो चलो मैं पढ़ाने के बाद समझाने के बाद करवाऊंगा। अब आपके सामने जैसे मैं एक प्रश्न रख रहा हूँ, ठीक है? उस प्रश्न को करना। ये प्रश्न है, देखो सिंपल है, ये तो कर दोगे, कोई बात नहीं है, तो पढ़ा भी है अपनों ने क्लास में। हाँ, ये प्रश्न है, देखो क्या लिखा है कि भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं। विकल्प ए बी सी डी दे रखे हैं। खुली बेरोजगारी कहते हैं। 2013 के अंदर द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में ये जो है प्रश्न आया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो छिपी बेरोजगारी कहते हैं, या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, या आपको याद रखना है चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, जो हमने कल पढ़ी थी। इसी छिपी हुई को अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, और इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी काम तो, आवश्यकता तो कम लोगों की है लेकिन वहां काम जो है वो ज्यादा लोग कर रहे हैं। ऐसी बेरोजगारी को जो है वो क्या कहा जाता है? ऐसी बेरोजगारी को हम बोलेंगे छिपी हुई बेरोजगारी। क्या कहेंगे? छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो हम कहेंगे। ये बात याद रख लेनी है, ठीक है? चलिए, उसके बाद आप अगला प्रश्न मुझे करके दिखाओगे सभी। अगला प्रश्न जो है मुझे करके दिखाओगे। ये आपको मैंने ये भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था जब छिपी बेरोजगारी जो पढ़ाई थी, है ना, शायद उसी के अंदर ये बात मैंने बताई थी, लेकिन बताई जरूर हुई है। यदि संरचनात्मक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे हो जाए। अब संरचनात्मक बेरोजगारी मैं आपको आगे करवा दूंगा, लेकिन ये मैंने वैसे बता दी थी आपको बात। यदि संरचनात्मक बेरोजगारी दर, अब संरचनात्मक क्या होती है ये भी आप समझ जाओगे आगे। बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे हो जाए तो मुद्रास्फीति की दर में क्या होगी? वृद्धि होगी। और मैंने ये उल्टा लिखाया था आपको, यदि मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होती है तो संरचनात्मक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे हो जाएगी। यानी बेरोजगारी की जो दर है ना, उससे नीचे हो जाएगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आपको यहां पर, इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, अच्छे से पढ़ लेना, और ये पढ़ा भी दिया आपको। मैं एक बात बता देता हूं, बेरोजगारी में संभावना ज्यादा कहां से है प्रश्न उठने की? बेरोजगारी में ज्यादा संभावना है इसके प्रश्न उठेंगे प्रकार से। और दूसरी संभावना अगर हम बात करते हैं तो योजना, लगभग मान के चलना, कोई जैसे मनरेगा योजना है तो उसके बारे में अगर प्रश्न पूछ ले तो वो अपने कह नहीं सकते, ठीक है? तो ये फटाफट से जो है वो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। ये फटाफट से जो है वो आप क्या करोगे, ये बात नोट डाउन, ये प्रश्न लिख लो, आप अपने पास ही उतार लो। प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बहुत ही अच्छा जो है वो प्रश्न है। हाँ,
चलिए, अब हम आगे जो चर्चा करेंगे, आगे जो बात करेंगे वो सारे प्रश्नों की बाद में करेंगे। उससे पहले पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ये बेरोजगारी के प्रकार आज कवर कर लेंगे हम। तो हम टॉपिक जो है बेरोजगारी पढ़ रहे थे और उसके अंदर जो बात है वो बेरोजगारी के प्रकारों की कर रहे थे। बेरोजगारी के प्रकार जो है वो आपको मैं बता रहा था, जिसके अंदर मैंने आपको जो है प्रकारों में कौन कौन से प्रकार जो वो करा दिए। खुली बेरोजगारी पढ़ा दी, खुली बेरोजगारी पढ़ा दी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मैंने छिपी हुई बेरोजगारी जो है यानी अदृश्य बेरोजगारी है उसको भी पढ़ा दिया। मौसमी यानी मौसम के आधार वाली जो बेरोजगारी है वो भी पढ़ा दी। घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक लास्ट ये पढ़ाई थी। कौन सी बेरोजगारी? घर्षणात्मक बेरोजगारी के बारे में लास्ट मैंने आपको बात बताई थी। हाँ, चलिए चलिए तो सुनो ध्यान से। खुली बेरोजगारी क्या होती है? खुली बेरोजगारी क्या होती है ये बात हमने कल पढ़ी थी कि व्यक्ति के पास जब कोई काम ना हो और वो काम पाने के लिए निरंतर इधर उधर घूम रहा है तो वो कहेंगे खुला घूम रहा है, खुली बेरोजगारी। छिपी हुई, जैसे एक परचून की दुकान है या कृषि क्षेत्र है, 5 लोगों की आवश्यकता है, 10 लोग काम कर रहे हैं, वो छिपी हुई बेरोजगारी होती है। मौसमी यानी पूरे साल भर में कुछ दिन ही या कुछ सप्ताह ही काम मिलना, बाकी फ्री रहना, वो मौसमी बेरोजगारी होती है। घर्षणात्मक, एक जॉब से दूसरी जॉब पर हम जब ज्वाइन होते हैं तो बीच में जो समय बेरोजगार में रहते हैं उसे कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है वो कहते हैं। अब अगला जो है बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, संरचनात्मक बेरोजगारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना। सेकंड ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी भी इसे हम कहेंगे। बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी होती है? ये संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो है। कौन सी बेरोजगारी मेरे भाई? संरचनात्मक बेरोजगारी जो है आपको यहां देखने को मिलेगी। यहां लिखोगे अर्थव्यवस्था में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं, अर्थव्यवस्था में जो आपको बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव हो जाए, या तो उतार हो जाए, चढ़ाव हो जाए, और लोगों के पास कौशल, कौशल का मतलब होता है स्किल, कौशल न हो, या जो कौशल है, या जो कौशल है उसकी जरूरत न हो, उसकी जरूरत न हो, जो कौशल है उसकी जरूरत न हो, ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। योग्यता मायने रखती है यहां पर, आपके पास जो है वो योग्यता है या नहीं है, स्किल जो है वो है या नहीं है जो चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूं कि आपको मान के चलो कि कोयला फैक्ट्री के अंदर या कोयला ताप ऊर्जा संयंत्र है, वहां पर एक व्यक्ति की जरूरत है काम की, यानी वहां पर जो है वो भर्तियां आई है, 5 भर्तियां आई है, और वहां पर आपको जो है जरूरत के रूप में जो बुलाया जा रहा है। अब आपके पास देखेंगे कि आपके पास वो योग्यता है या नहीं है। आज जैसे मान लो अब पढ़ाई लिखाई वाला काम होगा तो आप कितने पढ़े लिखे हो, वो स्किल आपके अंदर कितनी बेहतर है, वो सब चीजें देखी जाएंगी। कई बार क्या होता है, कई बार होता है जो स्किल होती है हमारे पास, जो कौशल हमारे पास होता है उसकी जरूरत न होती है, उसके बावजूद भी हम बेरोजगार रहते हैं, तो वो बेरोजगारी होती है संरचनात्मक, यानी एक संरचना के रूप से तैयार होती है। जैसे मान के चलो, जैसे आप मान के चलो यहां पर एक संयंत्र है और ये जो है वो तापीय ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा संयंत्र है? सुनना ध्यान से, तापीय ऊर्जा संयंत्र है, यानी यहां पर जो बिजली तैयार होती है वो किससे होती है? कोयला से। अब आपको वैसे पता लग रहा है कि वर्तमान में जो है इसको खत्म कर रहे हैं हम, कोयले को, और कोयला एक समाप्य ऊर्जा, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो सरकार जो काम कर रही है वो कर रही है सौर ऊर्जा पे, गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा दे रही है, यानी
तापीय ऊर्जा नहीं तो सौर ऊर्जा को जो है, सौर ऊर्जा संयंत्रों को जो है क्या दे रही है, बढ़ावा दे रही है। तो अभी ये ज्यादा स्थापित हो रहे हैं। इसका मतलब सूर्य से बिजली बनाना। अब पहले देखो, पहले ये होता ही नहीं था कि सूर्य से जो है बिजली बनाना। पहले लोग कोयले से बनाते थे, तो पहले इनकी डिमांड ज्यादा हुआ करती थी। आजकल जो मांग है यहाँ पर ज्यादा है। अब यहाँ पर वर्कर भी चाहिए, वर्कर फोर्स भी चाहिए, यानी मजदूर चाहिए। अब मजदूर चाहिए तो फिर ये भर्ती निकालेंगे कि भाई हमें यहाँ पर लोगों की जरूरत है। अब मान के चलो आपने तो काम किया कोयला संयंत्र में, अब आपको तो स्किल, आपके पास स्किल कौन सी है, आपके पास कौशल तो है, कौशल तो है, लेकिन उसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूर्य में बिजली बनाने का काम अलग होता है, यहाँ सब सिस्टम अलग होता है। या तो फिर यहाँ जाकर आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन इन सेल्समैनों की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मान लो यहाँ से हट गए, इनको निकाल दिया गया कि भाई ये तो बंद हो गए, तो अभी ये क्या कहलाएंगे, ये जो बेरोजगार बनेंगे इन्हें बोलेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी आ गई इनमें। यानी इनके पास क्या नहीं है, स्किल नहीं है। अगर स्किल है तो वो काम के हिसाब से नहीं है, इसलिए ये जो क्या है, बेरोजगार है। ये क्या है, बेरोजगार है, याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन लिखा रहा हूं स्टार लगा के, मोस्ट इंपोर्टेंट। यह बेरोजगारी का जो प्रकार है चिरकालिक प्रकृति की होती है। चिरकालिक प्रकृति की होती है, निर्धनता में पढ़ाया था मैंने आपको, प्रकृति की होती है। चिरकालिक क्या होता है ना, तो ये बात याद रखना। तो यह कौन सी प्रकृति की होती है, चिरकालिक। संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है वो कौन सी प्रकृति की होती है, चिरकालिक प्रकृति की होती है, ये बात याद रखना। दोस्तों आपको मैं एक बात और सिखाना चाहूंगा, यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा, सुनना ध्यान से मेरी बात को। ये इस बॉक्स में लिखना है बात को। थोड़ा सा मुझे इस बात को देखकर जो है वो याद आ गई ये बात। वर्तमान में आधार वर्ष चेंज कर दिया गया है। पहले जो आधार वर्ष था, पहले जो आधार वर्ष था वो था 2011-12, 2011-12, 2011-12 के वर्ष को क्या बनाया गया था, पहले आधार वर्ष बनाया गया। वर्तमान में आधार वर्ष चेंज कर दिया, एक समिति का गठन किया गया था, गोलघर समिति। गोलघर शास्त्री जी हुए हैं, ये इसके अध्यक्ष रहे थे। इसकी अनुसार, इसी समिति की सिफारिश पर वर्तमान में जो आधार वर्ष किया गया। सर पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आधार वर्ष क्या होता है, अभी बताता हूं। देखो आपने ऐसा नाम सुना होगा, एक तो होती है स्थिर कीमत और एक होती है प्रचलित कीमत। एक स्थिर कीमत होती है और एक प्रचलित कीमत। तो सुनना ध्यान से, स्थिर कीमत कौन सी होती है, स्थिर कीमत जैसे मान के चलो, पहले प्रचलित की बात करते हैं। प्रचलित की बात करते हैं, जैसे आज वर्तमान में मजदूरी कितने रुपए है, तो मान लेते हैं मजदूर लेता है 600 रुपए एक दिन के काम करने के। 600 रुपए ये प्रचलित कीमत होगी, यानी वर्तमान में जो कीमतें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2011-12 में मजदूरी कितनी थी, तो आप कहोगे 2011-12 में 200 रुपए मजदूरी थी। तो आज ये जो बढ़ी है, तो इसके स्थिर कीमतों के आधार पे हमें पता लगता है कि कितनी ग्रोथ रेट हुई है, इनकम में कितनी ग्रोथ रेट हुई है, इकोनॉमिक सेक्टर में कितनी ग्रोथ रेट हुई है, इससे ये पता लगता है। तो सर अब आप कहोगे कि आधार वर्ष 11-12 क्यों बनाया गया, 12-13 क्यों नहीं बनाया गया, 14-15 क्यों नहीं बनाया गया, 10-11 क्यों नहीं बनाया गया। देखो जो आधार वर्ष बनाया जाता है ना, तो आधार वर्ष बनाने के लिए क्या करते हैं, आधार वर्ष बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक ऐसा सन देखते हैं, एक ऐसा समय देखते हैं कि जिस समय अर्थव्यवस्था के अंदर जो है संतुलन बना हो, यानी ना तो ज्यादा चढ़ी हुई हो अर्थव्यवस्था, ना ज्यादा नीचे गिरी हुई हो। वो चीज देखकर उसको आधार वर्ष मानते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आधार वर्ष जो 10 वर्ष या 11 वर्ष तक का रख सकते हैं। अब देखो आज 2026 चल रहा है, कितने साल हो गए आधार वर्ष चेंज ही नहीं हुआ। तो फिर ऐसे कीमतों को प्राचीन के हिसाब से थोड़ी निकालते रहेंगे, फिर पता कैसे लगेगा देश को। 2011 में और आज की स्थिति में कंपैरिजन में रह जाएंगे। तो जैसे 2001 अपने 20 के बाद वाला कंपैरिजन करें, फिर एक 2030 में देखेंगे कि हाँ 20 से 30 में इतना चेंजेस आया है, तो वो चीज होती है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि आधार वर्ष जो ऐसा सन रखा जाता है जिसमें इकोनॉमिक्स ऐसे बराबर रही हो, संतुलित रही हो। हाँ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। एक बात याद रखना, कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता उतार चढ़ाव। कैसे, आप कितना मर्जी बड़ा जो है वो काम करके देख लो। जैसे इकोनॉमिक्स के 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक,
अच्छा अब है ना, मैं आपको प्रथम पेपर वाली इकोनॉमिक्स भी साथ साथ शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आप प्रथम पेपर वाली भी जो इकोनॉमिक्स है वो आराम से कर लेना, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। अभी देखता हूँ मैं, हो सकता है कल से पहली क्लास आपकी जो है वो साथ साथ मिलती रह करेगी डेली। ये भी साथ साथ में, प्रथम पेपर भी साथ साथ में दे दूंगा आपको, पूरा नए आंकड़ों के साथ। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। अब आपको ये पता है ये कृषि वाला सेक्टर होता है, प्राकृतिक निर्भर होता है, इसमें उद्योग धंधे आते हैं, विनिर्माण निर्माण के क्षेत्र आते हैं, ये होता है सेवा का क्षेत्र। देखो सबसे ज्यादा जो रोजगार देता है ना, सबसे ज्यादा जो रोजगार प्रदान करता है, रोजगार प्रदान करता है, वो करता है कृषि क्षेत्र, सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। लेकिन जीडीपी में बात करते हैं या जो भी चीज पढ़ोगे उसमें इसका जो योगदान होता है ना, यानी कहने का मतलब इसकी जो वृद्धि दर है ना वो कम है। रोजगार ज्यादा दे रहा है, रोजगार क्या है, ज्यादा दे रहा है प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन वृद्धि दर कम है। अब ये जो है रोजगार कम देता है, रोजगार जो है वो क्या देता है, कम देता है। लेकिन 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 इस क्षेत्र की वृद्धि दर जो है ना वो बहुत तेज है, इसकी वृद्धि दर बहुत अधिक है। ये सेवा क्षेत्र जो है वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, वृद्धि दर तो इसकी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये समझते रहो बात को, बीच में जैसे बातें बता रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो वृद्धि दर ज्यादा किसकी देखने को मिलती है, तृतीयक क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र जो है वो रोजगार ज्यादा देता है। अब जैसे कृषि क्षेत्र में ज्यादातर पॉपुलेशन लगी है, वर्तमान में कार्य जो बल आपको देखने को मिलेगा कृषि क्षेत्र के अंदर, कार्य बल में लगे हुए लोग मिलेंगे वो 46.1% है, नया आंकड़ा 2026 का। ये आपको मैं करवा दूंगा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा ना। ये फर्स्ट पेपर के अंदर जो हम कृषि पढ़ते हैं, उद्योग पढ़ते हैं, सेवा पढ़ देंगे। 3 ये दे रखे हैं, एक भारत में विदेशी व्यापार वो दे रखा है। 4 ही टॉपिक आपके, चारों हम कर लेंगे। और इसकी बढ़िया सी मैं किताब तैयार कर रहा हूँ, वो आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आप उसको फोटोकॉपी के रूप में भी निकलवा सकते हो, ठीक है। लास्ट टाइम जो है एग्जाम के टाइम आप रिवीजन कर लोगे, और मैं बता दूंगा कि उस किताब को आप 2 पेज में कैसे कन्वर्ट करोगे और उसको कैसे बढ़िया तरीके से आप याद करोगे। 5 से 7 प्रश्न आते हैं इकोनॉमिक्स के प्रथम पेपर में, वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। इसी कोर्स के अंदर दे देंगे हम आपको, अलग से नहीं खरीदना होगा वो, ठीक है। तो ये बात आपको जो है वो याद कर लेनी है, ठीक है। आप याद रखोगे गुरुजी कि हमने ये जो इकोनॉमिक्स बेच लिया था ना, इसमें आपने हमें क्या क्या उपलब्ध करवाया था, वो बात है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो ये इतनी बात। अब सर आपने कहा कि आधार वर्ष वर्तमान में क्या रखा गया है। देखो 2021 का काल ऐसा था, कोरोना काल था, तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स ऐसे गई। मैंने कहा ना कि कभी जीरो नहीं हो सकती, क्यों, अब जैसे कोरोना काल था तो उस समय भी मेडिकल खुले थे, और मेडिकल डॉक्टर वगैरह आते हैं, वो कौन से सेक्टर के अंदर होते हैं, सेवा क्षेत्र में, तो ये तो काम कर ही रहे थे ना। तो कहने का मतलब ये कभी जीरो नहीं होती है, चलती रहती है जीडीपी, ठीक है, इसको आप जीरो कर नहीं सकते हो। तो यहां पर मैं ये बताऊंगा कि वर्तमान में जो आधार वर्ष रखा है, देखो 2021 में कोरोना काल था, 21 के बाद आया 2022-23 का जो वर्ष था उसको क्या रखा, आधार वर्ष जो है वो रखा गया। 22-23 का जो वर्ष है वो क्या रखा गया, आधार वर्ष। लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो। सताईस फरवरी 2026 से ये प्रभावी हुआ है, अभी हुआ है ज्यादा। 27 फरवरी 2026 से ये जो वर्ष है ना ये प्रभावी हुआ है, ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए, तो अब मैंने आपको बताया कि संरचनात्मक बेरोजगारी यह चिरकालिक प्रकृति की होती है। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव हो जाए, लोगों के पास कौशल या स्किल न हो। उतार चढ़ाव का मतलब है, जैसे देखो अब कोयले से लोग कहाँ जा रहे हैं, सूर्य की ओर जा रहे हैं, सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये उतार चढ़ाव ही तो है। तो लोगों की जो स्किल है, मान लो इस पे थी, सूर्य वाले में है नहीं, तो ऐसे में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उस बेरोजगारी को बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इससे जो है वो क्या होता है, एक ये बात लिखना। अच्छा, इसके बाद आपको याद रखना है, ये जो कौशल की बात करें, स्किल की बात करें, तो इस पे काम करने के लिए सरकार जो है वो क्या लेके आ रही है भाई, योजनाएं लेके आ रही है। इसके ऊपर काम करने के लिए सरकार जो है वो क्या ला रही है, विभिन्न विभिन्न तरह की जो है योजना ला रही है। राष्ट्रीय कौशल विकास योजना कब लाई गई, आप लिखोगे, नोट लगा के लिख लेना, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी।
इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रीय कौशल विकास, कौशल विकास, राष्ट्रीय कौशल एवं विकास, कौशल एवं सॉरी राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यम एवं उद्यमिता नीति। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कब की है? 2015 की। स्टार लगा लेना इस प्रश्न को। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति कब की है? राष्ट्रीय कौशल विकास उद्यमिता नीति जो हो जाएगी 2015 की। राष्ट्रीय कौशल विकास उद्यमिता नीति जो है 2015 की। इस कौशल विकास नीति का जो उद्देश्य बनाया गया वो क्या बनाया गया था? तो उद्देश्य में नंबर 1 पर आप ये लिखोगे कि देश के युवाओं को काम के योग्य बनाना, है ना? क्या लिखोगे? देश के युवाओं को, देश के युवाओं को काम के योग्य बनाना। देश के युवाओं को काम के योग्य बनाना, ये इसका क्या था? उद्देश्य था। फिर नंबर 2 पर आप जो बात लिखोगे वो ये लिखोगे, ठीक है, उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए तैयार करना, कि खुद का बिजनेस करो। उन्हें, यानी ऐसे लिख लो, या तो युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए तैयार करना। शुरू करने के लिए तैयार करना, ये इसका क्या था? उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य? बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न लिखा रहा हूं। इसके अंदर कौशल पे तो काम किया गया था, स्किल पे तो किया गया था, इसके साथ उद्यमिता यानी उद्यम बनाना भी था, कि आप खुद के उद्योग खोलो भाई, खुद के रोजगार जो है करो। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिख रहा हूं। कौन सी नीति के तहत कौशल प्लस उद्यमिता पर काम किया गया? कौशल और उद्यमिता दोनों पर काम किया गया। वो थी कौन सी? राष्ट्रीय कौशल नीति 2015 वाली। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति जो है 2015 वाली। इतनी बात आपको यहां पर याद कर लेनी है। बोलो, इतनी बात आपको याद हो जाएगी? बहुत बढ़िया। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसका नाम हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी होती है, ये हम जानेंगे। शिक्षित बेरोजगारी, देखो शिक्षित का मतलब है जो लोग पढ़े लिखे हैं। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम न ढूंढ पाए, ना उसे काम मिले, तो वो बेरोजगारी कौन सी कहलाएगी? शिक्षित। ठीक है। जब पढ़े लिखे व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है। अब देखो यहां पर स्किल की बात नहीं है, ये चीज अलग है, संरचनात्मक अलग है। शिक्षित का मतलब उसके पास वो टैलेंट है, ग्रेजुएशन की हुई है मान लो, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वो बेरोजगारी कहलाएगी शिक्षित बेरोजगारी। कैसी? शिक्षित। और यह बेरोजगारी, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, शहरों में अधिक मिलती है। शहरों में अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये जो बेरोजगारी है वो कहां पर आपको अधिक देखने को मिलती है मेरे भाई? शहरों के अंदर जो है वो अधिक ये देखने को मिलती है। इसके बाद हम जो है वो पढ़ेंगे स्वैच्छिक बेरोजगारी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वैच्छिक बेरोजगारी, अभी जो है वो हम कौन सी बेरोजगारी पढ़ेंगे? स्वैच्छिक बेरोजगारी। स्वैच्छिक, स्व की इच्छा से, यानी जब व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता है,
जब व्यक्ति को प्रचलित, अब अभी बताया था मैंने प्रचलित क्या होता है, यानी जो वर्तमान में मजदूरी है, प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है तो उसे स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यानी जो वर्तमान में मजदूरी चल रही है, मान लो 600 रुपए, इसके ऊपर भी काम नहीं मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ले आपको 300 देंगे, करना है तो करो, नहीं तो आगे चलो, तेरे जैसे बहुत आ जाएंगे। अब वो कह रहा है कि यार देखो मेरी इच्छा है काम करने की, लेकिन जो वर्तमान में जो मजदूरी चल रही है उसके हिसाब से देखो आपको देखने को मिल ही रहा है ये चीजें। जो मजदूर है उनको सीधे मान लो जहां पर मजदूरों का अड्डा लगता है वहां ये बात बोलते हैं जाकर, चलेगा काम करने, वो कहेगा हाँ चलेंगे, कितने रुपए लेगा, वो कहेगा 600, नहीं नहीं हम 600 नहीं देंगे, हम 400 देंगे। तो कोई और बेचारा जिसको ज्यादा जरूरत होगी वो खड़ा होकर आ जाएगा, और ऐसे में फिर एक जो जिसको जिसको काम नहीं मिला उसको कौन सी बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, स्वैच्छिक बेरोजगारी। यानी जब व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता है, यानी जो चाहता है वो कहता है चलो बाजार का रेट है वो ही दे दो हमें, उसके ऊपर भी काम ना मिले, तो वो बेरोजगारी कौन सी हो जाएगी, स्वैच्छिक बेरोजगारी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे चक्रीय बेरोजगारी। इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे वो आपको क्या पढ़ाएंगे, चक्रीय बेरोजगारी। आज चलने दो क्लास, कितनी लंबी चलती है, तुम भी बहुत कहते हो क्लास गुरुजी क्लास, इसको 2 भागों में देख लेना क्लास को, कौन सी बेरोजगारी हो जाएगी, या फिर मैं इसको आपको 2 भागों में क्लास को उपलब्ध करवा दूंगा, या चलने दूं एक में ही, ऐसे मत कहना गुरुजी बड़ी ज्यादा होगी क्लास, चलने दे, चलो ठीक है फिर। तो चक्रीय बेरोजगारी की अगर हम बात करते हैं, चक्रीय बेरोजगारी की बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्रेड के लिए, ये भी सेकंड ग्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चक्रीय में एक ही बात याद रखना, चक्कर आगे मंदी को देखकर, बस इसमें मंदी ही देखने को मिलेगी, मंदी देखने को मिलेगी। अर्थव्यवस्था में जब मंदी आ जाती है और वस्तुओं और सेवाओं की मांग घट जाती है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में जब मंदी आ जाती है, अर्थव्यवस्था के अंदर जब क्या आ जाती है मेरे भाई, मंदी आ जाती है, और इसके अंदर फिर आपको क्या देखने को मिलता है कि वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनकी मांग घटने लग जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। पहली बात तो मंदी आ गई, मंदी आएगी तो देखो जेब में जब पैसा नहीं होगा तो वस्तु एवं सेवाओं की मांग घटने लग जाती है, सेवाओं की जो मांग है वो कम होने लग जाएगी। इस बात को समझो, इसके समझ के आधार पे प्रश्न बनते हैं। जैसे देखो मान के चलो हम कोई कारोबार कर रहे हैं, अगर वो कारोबार जो वो धीमा पड़ जाए, यानी हम जो काम कर रहे हैं उसमें बिक्री ना हो ज्यादा, नॉर्मल है, यानी घर खर्चा भी ढंग से नहीं निकल रहा है, दुकान का किराया भी नहीं निकल रहा है, बिक्री ढंग से नहीं हो रही है, यानी कारोबार क्या हो गया, धीमा पड़ गया। इसलिए फिर अपने घर वाले एक शब्द यूज करते हैं, यार मेरे मंदी चल रही है, क्या चल रही है मेरे, मंदी चल रही है, यानी कारोबार जब धीमा पड़ जाता है। अब उसके अंदर क्या करेगा, जब मान लो कपड़े की दुकान है, ये अपनी कौन सी दुकान है, मान के चलते हैं कपड़े की दुकान है, कारोबार धीमा पड़ गया, तो क्या हम नए नए कपड़े भरते जाएंगे, पहले वाले तो बिक नहीं रहे हैं, तो क्या हम नए थोड़ी भरेंगे, कोई ऐसा मूर्ख नहीं है, नए कपड़े तब भरते हैं जब पहले वाले कपड़े जो वो बिकते हैं, पहले वाले कपड़े निकलते हैं, ऐसे ही होता है, यानी बिक्री जब बढ़िया होती है तो ही पहले वाले कपड़े निकलेंगे। तो मंदी जब आएगी तो वस्तु एवं सेवाओं की मांग जो है वो कम होगी, वस्तु और सेवाओं की मांग जब कम होगी तो पीछे जो बना रहे हैं, जो भी फैक्ट्रियों में बन रहा है, वो लोग जो है वो उत्पादन भी कम करेंगे, उत्पादन भी क्या कर देंगे, कम, इनके पास भी मांग नहीं तो ये मूर्ख थोड़ी ऐसे बना बना कर ढेर मार देंगे। तो इसके साथ साथ आपको जो है क्या देखने को मिलता है, कोई भी वस्तु है, चाहे कृषि के अंदर बात करें चाहे जो भी है, उत्पादन में भी क्या आती है, कमी हो जाती है, उत्पादन में भी क्या हो जाती है मेरे भाई, कमी हो जाती है, उत्पादन में कमी होगी। उत्पादन में जब कमी होगी तो मुझे ये बताओ, उत्पादन कमी का मतलब यहां पर माल तैयार हो ही नहीं रहा है, तो यहां पर मान के चलते हैं जो श्रमिक लगे हुए हैं, यानी जो मजदूर लगे हैं, या हम बोल सकते हैं जो श्रमिक लगते हैं, तो मालिक जो है फैक्ट्री का मालिक वो इसको फोकट में तनख्वाह थोड़ी देगा, काम है ही नहीं, तो फिर वो इनको यहां से निकाल देगा, यहां से इनको क्या है निकाल देगा। कितना शानदार तरीके से हमने ये समझ लिया, इसे बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी।
यानी ये चक्र से जुड़ा हुआ है। देखो मंदी आई, क्या आई, मंदी आई, उसका प्रभाव पड़ा यहां पर वस्तु और सेवा पर, ये कम हुई, ये कम हुई। वस्तु सेवा के बाद अगर हम बात करेंगे तो उत्पादन में कमी हुई, उत्पादन में कमी हुई तो मालिक को नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो वो श्रमिक का चार्ट तो डालेगा, श्रमिक को क्या है, निकाल देगा। तो ये इस कारण एक चक्कर के रूप में चलती है, इसे हम बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। एक ही बात याद कर लेना बस, मंदी, मंदी, क्या याद करोगे, मंदी। ऐसा आपको जो देखने को मिलता है विकसित देशों के अंदर। यह बेरोजगारी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा के लिख रहा हूं, यह बेरोजगारी, यह बेरोजगारी। मुझे लगता है कि आपको क्लास में याद हो जाता होगा ये तो, मैं आपके पास बैठा नहीं, वरना आपके दिल की बात समझता। यहाँ आप कमेंट भी नहीं कर सकते कि कैसे क्या है। चलो विक्रम सर को तो बता ही दिया करो क्लास कैसी चल रही, कैसी लग रही है आपको। बताते हैं वैसे गुरुजी मेरे को कि ये बच्चे ने आज ये कमेंट किया कि सर इकोनॉमिक्स का जो गुरुजी ने कोर्स करवाया है बहुत शानदार करवाया है, ये वो बहुत सुनने को मिलता है। थैंक यू आपका, जिन्होंने मैसेज किया बहुत बहुत आभार। देखो यह बेरोजगारी विकसित देशों में देखने को मिलती है, विकासशील की बात नहीं कर रहा मैं, ये प्रश्न पढ़ लेना ध्यान से। विकसित देशों में पाई जाती है, में पाई जाती है, पाई जाती है। तो यह बेरोजगारी जो है वो मंदी के कारण आती है, और कहाँ मिलती है, विकसित देशों में। यह जो बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी वो विकसित देशों के अंदर देखने को मिलती है। यह बेरोजगारी जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, विकसित देशों में। ये सारे के सारे बेरोजगारी के प्रकार जो है मैंने आपको पढ़ा दिए। एक बार मैं रिवीजन और करता हूं, फिर आपको प्रश्न कराता हूं पीवाईक्यू कौन कौन से इसमें आए हैं। खुली बेरोजगारी आपको पता लगी गई, जब सामान्यतः बेरोजगार रहता है, काम की तलाश में काम मिल नहीं रहा तो बेरोजगार है, उसे खुली बेरोजगारी। छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब 10 लोग लगे हैं, जरूरत 5 की है, एक्स्ट्रा लोग काम करेंगे, वहां छिपी बेरोजगारी। मौसमी, मौसम के अनुसार काम मिले, यानी साल भर में कुछ समय ही काम मिलता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी, यहां पर क्या होगा, घर्षण होगा। जैसे ये व्यक्ति इस जॉब पे काम कर रहा है, इसको हटा दिया यहां से, वो दूसरी जॉब ढूंढेगा, उसमें मान लो 2 महीने लगे, तो 2 महीने जो बेरोजगार है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। संरचनात्मक, योग्यता के अनुसार मिलती है, स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, अगर कौशल की कमी हुई तो बेरोजगार रहोगे। यह चिरकालिक प्रकृति की होती है, चिरकालिक प्रकृति की होती है। पहले आधार वर्ष 11-12 था, वर्तमान में क्या हो गया, 2022-23 हो गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको, और याद रखना प्राथमिक कृषि वाला जो है सबसे ज्यादा रोजगार देता है, और सबसे कम रोजगार देता है ये तृतीय क्षेत्र सेवा का। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 की इंपॉर्टेंट है। देश के युवाओं को काम के लिए योग्य बनाना, युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए तैयार करना, ये काम जो है इसके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, कौशल प्लस उद्यमिता नीति 2015 की, ये याद रखना आपको। शिक्षित बेरोजगारी, जब पढ़े लिखे व्यक्तियों को उसकी योग्यता के अनुसार काम न मिले, ये शहरों में ज्यादा मिलती है। स्वैच्छिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रचलित मजदूरी पर काम नहीं मिले, याद रखना प्रचलित, स्वैच्छिक मतलब इच्छा है काम करने की लेकिन मजदूरी नहीं मिल रही है, तब वो बेरोजगार है। चक्रीय बेरोजगारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में जब मंदी आ जाए, क्या आ जाए, मंदी, वेरी इंपॉर्टेंट है। मंदी कब आएगी, जब कारोबार धीमा होगा, वस्तु एवं सेवाओं की मांग में कमी आ जाती है, उत्पादन भी कम हो जाएगा, इससे जो श्रमिक होगा, मजदूर होगा, उसको निकाल दिया जाएगा। यह बेरोजगारी विकसित देशों में मिलती है, चक्रीय बेरोजगारी। चलिए अब आपको कुछ प्रश्न करने हैं यहाँ पर, जिसमें आपके सामने एक प्रश्न ये है, तो मैं यहाँ प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको, और पीवाईक्यू भी करवाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ आपके सामने पहले है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को आपको चुनना है। कैसा कथन चुनना है मेरे भाई, असत्य। ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे आपको, घबराना नहीं है प्रश्न को देखकर। चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्कर में मंदी चरण में उत्पन्न होती है, तो मंदी चरण से ही उत्पन्न होती है ये, इसका मतलब पहली बात एकदम सही है, सिंपल है, ऐसे आपको पढ़कर उत्तर देना होगा। दूसरा, यह मुख्यतः वस्तु और सेवाओं की मांग में कमी के कारण होती है, जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी होती है तभी होती है। अभी पढ़ाया, अब देखो मैं बार बार पीछे नहीं जाऊंगा मेरे भाई, ये अपने को आगे भी पढ़ना है, तो आप ये समझते चलना, वस्तु एवं सेवाओं की मांग में कमी होगी तब ये आपको देखने को मिलती है। चक्रीय बेरोजगारी का मुख्य कारण है कौशल, यानी स्किल मिसमैच, यानी असंगति जो है वो होना, चक्रीय बेरोजगारी के अंदर पूछा है। यह विकसित अर्थव्यवस्था में अधिक पाई जाती है, बिल्कुल, ये जो है विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर जो आपको देखने को मिलती है। मुझे आप ये बताओ कि जो चक्रीय बेरोजगारी होती है उसमें क्या कौशल का नाम कहीं पर है, स्किल की बात की गई है, ये तो संरचनात्मक बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अरे स्किल की बात आएगी तो कौन सी संरचनात्मक बेरोजगारी की चर्चा होगी या नहीं होगी,
इसका मतलब ये 3 नंबर जो है वो गलत है, स्किल का लेना देना ही नहीं है, यहाँ पर लेना देना मंदी से, मांग से। तो इसका केवल 3 जो है विकल्प गलत रहेगा, कि हमें कौन सा, पहले गोला मार लो, परीक्षा में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, तो 3 नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए आगे। फिर आपको यहां पर अलग एक प्रश्न दिया गया है। अब देखो यहां पर आप प्रश्न सुनते ही घबराओगे एक बार। यदि किसी व्यक्ति को योग्यता के अनुरूप अर्थव्यवस्था में रोजगार उपलब्ध न हो तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी है। ये पीवाई क्यू नहीं है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीवाई क्यू भी आएंगे अभी। तो बताओ ये कौन सी बेरोजगारी। सर आपने योग्यता में तो बताई थी शिक्षित बेरोजगारी, तो भाई साहब शिक्षित तो है ही नहीं ऑप्शन में, एक जगह और लिखाई थी योग्यता, बताओ कहां पर, संरचनात्मक। यानी आपके पास स्किल जो है, योग्यता जो है वो नहीं है, स्किल नहीं है, उसके हिसाब से जो है वो बेरोजगारी जो देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी, संरचनात्मक बेरोजगारी। वेरी सिंपल है। उड़ा रहे हो या नहीं उड़ा रहे हो प्रश्नों को, एकदम उड़ाओगे। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बेहतर प्रश्न है, और मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि ये भगवान, अगर आप कहीं सुन रहे हो तो ऐसा प्रश्न दे दो, या तो इनकी जान निकल जाएगी या कोई अगले की जान निकाल देंगे ये चलो, बेरोजगारी के एक तरफ लिख रखे हैं प्रकार और एक तरफ इनकी विशेषता या उदाहरण, इनको सुमेलित करना है। छिपी, देखो पहले अपने जो जो पता है वो कर लेते हैं। मंदी के कारण जो आती है, जो जो दिख रहा है वो करते हैं, वो होती है चक्रीय बेरोजगारी। ये लो डी का 3, डी का 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। ये प्रश्न करने बहुत आसान होते हैं, ये गलत हो गया। उसके बाद छिपी बेरोजगारी की बात करते हैं। छिपी हुई, कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त श्रमिक उत्पादन पर प्रभाव नहीं, तो ये बेरोजगारी कौन सी होती है, छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी। यानी कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त यानी अन्य लोग काम मजदूर लग जाते हैं लेकिन उत्पादन वही रहता है, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात हमने की थी। तो ए का 2, ए का 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, लेकिन ये डी भी गलत हो गया। ये लो भाई, अब इन दोनों में से एक उत्तर होगा, एक उत्तर होगा। संरचनात्मक अभी पढ़ा है, चलो ये देख लेते हैं। प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने से स्वयं स्वयं इंकार करना, ये प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने से स्वयं इच्छा, ये होती है स्वैच्छिक बेरोजगारी। यानी तुम्हारी इच्छा जो वर्तमान में प्रचलित मजदूरी, अच्छा इस स्वैच्छिक का मतलब ये होता है कि प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने से स्वयं इंकार करना, यानी इसके अंदर आप खुद इंकार करोगे। मैंने क्या लिखा दिया, जब व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता तो वह स्वयं बेरोजगारी, हाँ ये कह देना, यानी ऐसे रखना कि वो स्वयं इंकार कर देता है। यानी ये बात तो सही लिखी है, स्वयं इंकार कैसे कर देगा, मान के चलो 600 रुपये प्रचलित है, अब वो कहेगा आगे वाला कि हम 400 रुपये देंगे, तो भाई कैसे मजदूरी कर दोगे, तो आपने क्या कर दिया, स्वयं ही इंकार कर दिया, स्वयं क्या कर दिया, इंकार कर दिया, उसे स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, तो स्वैच्छिक बेरोजगारी इस पे गई, यानी ई का 1 पर, ई का 1 पर यहां पर ही है और यहां भी नहीं है, इसका मतलब ये भी गया। ए नंबर उत्तर राइट होगा। अब आप मिला दो सारा, ए का 2, बी का 4, बी का 4। घर्षणात्मक नौकरी बदलने खोजने के दौरान एक नौकरी से दूसरी पे जाएंगे तो घर्षणात्मक बेरोजगारी। सी का 5, सी संरचनात्मक 5, कौशल और रोजगार के बीच असंगति, संरचनात्मक मतलब कौशल स्किल की बात आ गई। और मौसमी बेरोजगारी जो होती है वो वर्ष के कुछ समय ही रोजगार उपलब्ध होता है। ये लो भाई, ये प्रश्न भी हमने सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया। उतारो तो उतार लो, बाकी अपने को याद ही है प्रश्न, बस प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं मैं आपको यहाँ। आगे अब मैं थोड़े पीवाई क्यू करवाता हूं, उसके बाद इधर की ओर बढ़ते हैं, इधर को बढ़ते हैं। थोड़ा मीटर ज्यादा है, मैं 2 क्लासों में करवा लेता हूं इसको, है ना, वो में कर लेते हैं। ये बताओ, सेकंड ग्रेड 2013 में प्रश्न पूछा गया है, ये बेरोजगारी के बताओ प्रकारों में ही है। सेकंड ग्रेड 2013 में जो है ये प्रश्न पूछा गया है, 2013 में ये प्रश्न जो है आया हुआ है। तो निम्न में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है, तो चक्रीय बेरोजगारी की बात कर रही है, यानी मंदी, मंदी यानी मांग में कमी और वस्तु और सेवाओं में की मांग जो होती है उनमें कमी आ जाती है, तब वस्तु और सेवाओं की मांग का अभाव होता है, जब इनकी कमी होती है तो ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है। सीधा ही उत्तर मिल गया, देखते ही उड़ाओगे भाई परीक्षा में आप, इतना अच्छा प्रश्न है। सामान्यतः मजदूर का देश के उन हिस्सों में जाना जहां काम उपलब्ध हो जाने की अनिच्छा होना, ये नहीं है। कुशलता के अभाव, कुशलता ये भी नहीं है।
मजदूरों में रोजगार के अवसरों की जानकारी अभाव, गलत है। ए नंबर जो है वो राइट उत्तर हो जाएगा। ए नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट उत्तर जो है आपका हो जाएगा। ए नंबर जो है वो राइट उत्तर हो। चलो इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं अपने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, 2013 सेकंड ग्रेड पेपर सेकंड के अंदर आया हुआ है कि भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है और सबसे कम भी कौन करता है, यही पता आपको। सेवा क्षेत्र ये सबसे कम रोजगार प्रदान करता है, यहां पूछा सबसे अधिक, ये मध्यम स्तर पर है। निर्माण, गैर निर्माण या विनिर्माण ये मध्यम पर है। यहां पूछा है सबसे अधिक रोजगार, तो कृषि सेक्टर जो है, प्राथमिक सेक्टर जो है सबसे ज्यादा रोजगार देता है ये लोगों को। कृषि क्षेत्र में जो जनता ज्यादा लगी है, सिंपल सा प्रश्न था, ये हम कर देते। अगला, किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है? अभी बताया था ये प्रश्न आपको मैंने कि यह बेरोजगारी चिरकालिक प्रवृत्ति की जो होती है, छिपी हुई, घर्षणात्मक, मौसमी या संरचनात्मक बेरोजगारी। जल्दी से आप बता दीजिएगा। और अब आप इतना जल्दी जल्दी मत करो, तीन तीन टॉपिक रहे हैं आपके, बस हो गया सिलेबस, तो इतना टेंशन मत लो। अब अपने पीवाईक्यू करना शुरू करेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू करेंगे। और इतने मैं देख लेता हूँ कि इसमें एप्लीकेशन में लाइव अगर जो है चल जाए तो मजा ही आ जाए, फिर आप एक टाइम रख देंगे और आप कमेंट कर देकर अपने प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लिया करेंगे ऐप पर। चलो मैं देखता हूँ, करता हूँ बात जैसे भी जो हुआ। तो किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है? चिरकालिक प्रकृति की जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी हो जाएगी? संरचनात्मक। उत्तर तो मेरे भाई साथ साथ आप दे ही रहे होंगे, उत्तर जो है वो साथ साथ आप दे ही रहे होंगे। हमने यहाँ संरचनात्मक बेरोजगारी में ये बात देखी थी, संरचनात्मक बेरोजगारी ये देखा था कि यह चिरकालिक प्रकृति की जो है वो होती है। ये बेरोजगारी जो होती है वो कैसी प्रकृति की होती है? चिरकालिक प्रकृति की जो बेरोजगारी है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब बस इसके बाद अगला प्रश्न 6 नंबर, ये भी 2013 में, 13 में इस टॉपिक से बहुत प्रश्न आए, 13 में इस टॉपिक से बहुत प्रश्न आए। और अब की बार भी ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई एक टॉपिक मान लो ज्यादा मिल जाए प्रश्न, और हो सकता है कि इसी टॉपिक से मिले भी ना, तो पढ़ने तो सारे ही पढ़ेंगे। छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है, ये भी बताया था। श्रम की या मजदूरी की सीमांत उत्पादकता जो कितनी है वो कितनी होती है? धनात्मक होती है, शून्य होती है, अधिकतम होती है, बढ़ती हुई। ये क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ये अपने बहुत अच्छे तरीके से समझा था पिछले वाली क्लास में। जिन्होंने नहीं देखी तो वो पहले वाली क्लास देखकर फिर आगे बढ़ा करो, सीधा मत आया करो भाई मैं आगे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। ये प्रश्न भी हमारा कवर हो रहा है, ये अपने को करेंगे ये प्रश्न। हाँ, ये बताओ, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है? एनएसएसओ, ये अपनों ने कर लिया। बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, एनएसएसओ उपलब्ध करवाता है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मापने हेतु वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर कितने स्तंभों का या कितने मानकों का प्रयोग किया जाता है? 12 मानकों का किया जाता है। ये 18 में प्रश्न पूछा गया है। ये 12 मानक जो मैं लिख के लाया हूँ ये आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। ये जो 12 मानक है ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा इस बात से। चलिए भाई, ये बात हो गई। ये 12 मानक मैंने लिख रखे हैं, 12 स्तंभ, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न करो, ये भी सेकंड ग्रेड भर्ती में पूछा गया है। जब लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार होते हैं तो वो क्या कहलाता है? यहां पर बात लिखी है, प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार होते हैं। स्वैच्छिक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या आकस्मिक? देखो आकस्मिक मतलब होता है जो अचानक जो बेरोजगारी आ जाए, तो इसका तो संबंध होगा नहीं ना, मौसम वाली से होगा। अब इन दोनों में से एक होगा। देखो घर्षणात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? घर्षणात्मक बेरोजगारी जैसे ये एक जॉब अपने पास, सिंपल सी बात है, ये दूसरी एक जॉब से दूसरी के बीच में जो समय होता है वो होती है। लेकिन यहाँ पूछा कि जब लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार होते हैं, वो बेरोजगारी होती है स्वैच्छिक बेरोजगारी। स्वयं की इच्छा से काम करने के लिए तैयार रहते हैं, स्वैच्छिक बेरोजगारी। ये पढ़ लिया अपनों ने बार बार, प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है। इस मनरेगा योजना के बारे में ये प्रश्न और मैं करवा देता हूँ, योजनाएं आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मनरेगा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो
इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, ये बात एकदम सही है मनरेगा की। इसके तहत NREP और RLEGP का विलय कर दिया गया। ये समझा दूंगा मैं क्या होते हैं। यहाँ पर एक बार ये प्रश्न कर लो, PYQ सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे ये। तो A और B दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये प्रश्न करके दिखाओ। ये भी 2023 में अभी परीक्षा हुई थी, उसमें ही आया है सेकंड ग्रेड के अंदर। सेकंड पेपर की बात कर रहा हूं मैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता राष्ट्रीय नीति किस वर्ष प्रारंभ हुई? 14, 15, 16, 17? जल्दी से बताओ कौन से वर्ष जो प्रारंभ होती है कौशल विकास और कौशल और उद्यमिता की बात कौन सी में हुई थी? ये बात कौशल और उद्यमिता पर जो बात की गई वो कौन सी नीति थी? आपको पता ही होगा इतना तो वो नीति थी कौन सी? 2000। ये नीति जो लाई गई कब? 2015 में। कब लाई गई? 2015 में। इतनी बात आपको याद रखना है। अभी एक मैं ना स्तंभ वाली बात आपको करवा देता हूं, बाकी अपने चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? चलिए, तो ये 12 जो मानक है, ये 12 जो स्तंभ है वो किसके हैं? ग्लोबल वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट कौन सा देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत है और कितना आगे बढ़ रहा है, ये जानकारी देती है। ये कौन सा देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत है और कितना आगे बढ़ रहा है, यह जानकारी देती है। वेरी सिंपल बात है कि कौन सा देश आर्थिक रूप से कितना मजबूती से बढ़ रहा है और कितना ग्रोथ जो है वो कर रहा है, ये सब जानकारी जो है वो देती है ये रिपोर्ट। इसके जो स्तंभ माने जाते हैं, इसके जो आधार माने जाते हैं 12 से SDG निकालते हैं अपने, उसमें 17 माने गए हैं मानक, इसमें आधार कितने माने? 12। एक संस्थान होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, आधारभूत संरचना होनी चाहिए, सूचना और संचार तकनीक होनी चाहिए, आर्थिक जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति जो है। 1 मिनट दोस्तों, मैं एक बार कह देता हूं, कॉल में कोई जरूरी फोन है। तो याद रखना 12 स्तंभ जो है वो देखने को मिलते हैं। संस्थान, आधारभूत संरचना, सूचना एवं संचार तकनीक, आर्थिक स्थिरता, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य की। ये सब चीजें इसके अंदर काउंट की जाती है कि इंस्टीट्यूशनल स्थिति कैसी है, आधारभूत अपना जो ढांचा है वो कैसा है, सूचना और संचार तकनीक कैसी है, आर्थिक स्थिरता कैसी है अपनी, आर्थिक मतलब पैसों वाली स्थिरता, ऐसे नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, स्वास्थ्य अपने यहाँ देश का लोगों का कैसा है, स्किल कितनी बेहतर पे काम करी है, उत्पाद बाजार कैसा है, श्रम बाजार कैसा है, मजदूर वगैरह को काम मिल रहा है नहीं मिल रहा, वित्तीय प्रणाली कैसी है, बाजार का आकार कैसा है, व्यवसायिक गतिशीलता और नवाचार क्षमता। लेकिन ये आप ऐसे नहीं है कि 12 याद करने बैठ जाओ, बस इतना याद कर लिया बहुत है कि 12 मानक है। एक बार अपन ने पढ़ लिया इसको कि क्या क्या चीजें काउंट जो वो होती है, ठीक है? चलिए, तो ये बात है। तो अब अपने जो है वो अगली क्लास में
चर्चा जो है वो करेंगे। मैं अच्छा एक मेरी बात सुनो ध्यान से, अब जो ये साथी क्लास देख रहे हैं, ये पीडीएफ जो है वो आपको अलग अलग नहीं मिलेगी। भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है, ये पीडीएफ आपको एक ही मिलेगी। अभी मैं इसको 2 क्लास में करूंगा, अभी देखो ऑफ करके ये क्लास वापस जस्ट लग जाऊंगा रिकॉर्ड करने, तो ये जो है ना वो आपको पीडीएफ तो एक ही मिल जाएगी। मैं ऐसे लिख दूंगा बेरोजगारी 4 और 5, तो ये एक में ही होगा सारा, ठीक है, अलग अलग पीडीएफ नहीं मिलेगी। लेकिन क्लासें आपको 2 मिलेगी ये, क्योंकि 50 मिनट के लगभग क्लास पहुंच गई है अपनी, फिर ज़्यादा रांद सी कट जाएगी ज़्यादा कर दिया तो। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।